कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां बन गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब, हाथ उठाकर बोलो बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब, मान्यवर वीपी मौर्य साहब, जय 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 भीम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं। मैं भले ही सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेकिन यहाँ मैं आपके बीच का आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ और हमेशा इसी भूमिका में मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता रहूंगा। आसान है मेरे जैसे व्यक्ति को गाली दे देना, उस पर आरोप लगा देना, लेकिन ये सच है कि चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी जीना आसान नहीं। जब आपकी जान दांव पे लग जाए और आपको ये नहीं पता हो कि कौन सी गोली कहां से आके आपका सीना छलनी कर देगा, तब लड़ाई लड़ने में जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने भी आदमी को शक की निगाह से देखना पड़ता है, वो बहुत कठिन है, वो आसान जिंदगी नहीं है। तो मगर क्या करें, अब काम तो करना ही है, जिंदगी तो एक बार मिली है, बार बार तो नहीं मिलेगी। तो जितने भी दिन की जिंदगी है उसको लगाना है मिशन में कि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से प्रेरणा लेके आगे इस काम को आगे बढ़ाए। और जब तक इस देश में बहुजन राज स्थापित ना हो जाए, जब तक इस देश में मानपुर का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक इस देश में बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था ना हो जाए, जब तक इस देश में संविधान पूर्ण से लागू हो जाए, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जितना सवाल मुझसे पूछेंगी इतना आपसे भी पूछेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रीमी लेयर कहते हो, तो जब खेलदांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस टंडन को जेल में डालते हो, तब क्रीमी लेयर याद नहीं आता। और उन पेशवाई जजों की है, उन SC शेड्यूल कास्ट जजों की है जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो। रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। आप कहते हो कि हम रिजर्वेशन खा गए, हम उनका रिजर्वेशन खा गए। अरे आप मांग करो ना कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो वाल्मीकि समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस धानुक समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस डोम समाज से बनाया जाए, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। पढ़ने तो दिया ही नहीं आपने, कहां से नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ने दिया? जब आपके पास में 2 रास्ते थे, पहला रास्ता बाबा साहब को अपनाने का और दूसरा रास्ता मीचंद शर्मा के। जिस माँ के लाल ने दूध पिया हो, जो ये कहता हो कि बाबा साहब की प्रतिमा हट जाएगी, बाला खींच करके रात में हटाते हो 420 अंधेरे में, जो तुम्हारे पूर्वज करते आए थे। आज यहाँ बहुजन समाज खड़ा है, आज प्रतिमा को तुम हाथ लगा के दिखा दो, एक बार स्थापित तो करो, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। बाबा साहब, हाथ उठाकर बोलो बाबा साहब, बाबा साहब। 84 में से 83 वैकेंसी उन्होंने ब्राह्मण लोगों को दी और उसी व्यक्ति को अखिलेश ने प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। तो बताइए आप इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग संविधान तो उठा सकते हैं, जय भीम के नारे तो लगा सकते हैं, राहुल गांधी बड़े अच्छे भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, वही अखिलेश कुमार यादव या तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता, बताइए आज कितने नेता यहाँ संसद, यहाँ जंतर मंतर पर उमड़े। अगर इतना ही हितैषी होते तो कम से कम यहाँ पर 20-25 नेता तो आज दिखाई देते कि चलो भाई बाबा साहब जिनके द्वारा हमें आज संसद में जाने का मौका मिला, आज हमें मंत्री बनने का मौका मिला या विधायक बनने का मौका मिला या इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उस महामानव के आज सम्मान में कम से कम आज हम जंतर मंतर पर, हम कहते हैं आप नारे मत लगाते, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर आकर खड़े होकर कम से कम अपनी लड़ाई केवल सड़क की नहीं है, लड़ाई कानूनी भी है। तो हमें कानूनी भी लड़ाई लड़नी है, हमें सड़क की भी लड़ाई लड़नी है। और अब कमर कस लीजिए, अब तो आपको कोई शक रहा नहीं कि कोई तुम्हारा है नहीं, कोई नेता तुम्हारा नहीं, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं,
कोई भी MP MLA तुम्हारा नहीं, कोई मंत्री तुम्हारा नहीं, सारे के सारे मर गए। ये अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपको और हमारे कंधों पर है। लेकिन चिंता की बात नहीं, हम तो ईवीएम की लड़ाई भी अकेले लड़ रहे थे, हम तो ईवीएम की आवाज भी अकेले लड़ा रहे थे, और आज तो ये बात हमारी सिद्ध हो ही गई कि ईवीएम में जो बेईमानी हुई है उसी के बाद मोदी सरकार जीत के आई है। नहीं तो इस चौकीदार की और तड़ीपार की ज्यादा से ज्यादा 150 बसारी कहानी खत्म हो जानी थी। ये स्थिति है। उन्होंने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है। ये आने वाले भविष्य का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है और हम लोग जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारे बारे में ईमानदारी से सोचा है? अगर सोचा होता तो इस देश में इतना बैकलॉग कैसे होता? सोचा होता इस देश में कास्ट एक्टिविटी कैसे होती? सोचा होता तो इस देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों लोगों में महिलाओं पर रेप हत्या होती है, ये क्यों होती है? और सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है। आरक्षण को लेकर कभी भी आया वो हमारे खिलाफ ही आया, हमेशा हमारे खिलाफ आया, चाहे रिजर्वेशन की प्रमोशन का मामला हो। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे भाइयों को समझ आ जाएगा वो भी हमारी पीड़ा को समझेंगे कि जो पार्टियां वहां बैठ के कहती है कि हम संविधान को बचाने आए हैं, हम संविधान के समर्थक हैं, उनके मुखौटे भी साफ होने चाहिए कि क्या वो SC ST OBC के लोगों के जब उनकी हकमारी होती है, उनको हिस्सेदारी मिलने की बात होती है, उनके साथ है या नहीं है? कि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से प्रेरणा लेके आगे इस काम को आगे बढ़ाए और जब तक इस देश में बहुजन राज स्थापित ना हो जाए, जब तक इस देश में महापुरुषों का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक इस देश में बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था ना हो जाए, जब तक इस देश में संविधान पूर्ण से लागू हो जाए, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जितना सवाल मुझसे पूछेंगी इतना आपसे भी पूछेंगी, मेरी बात को आप याद रखना। और अगर चेक करना हो तो सबने निचले पायदान पे देखो, जो सफाई कर्मचारी का काम है वो भी नौकरी सरकार पक्की नहीं दे रही, उस नौकरी में भी ठेकेदारी, संविदा और तमाम तरह से आउटसोर्सिंग है, वहां भी पक्की नौकरी नहीं मिल रही। ये सरकार का चरित्र है। इसलिए मैं मानता हूं इन खतरों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है अभी तक, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे हैं। कितने लोगों पे मुकदमा, कितने लोग जेल गए। हमारे 14 नौजवान जो हैं जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक विषय इंपॉर्टेंट है, तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथियों को भी कहूँगा, ये रंगमंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। मुझसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझें, उसकी स्थिति को समझें और फिर फैसले लें। अभी इस पर हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है और हम लोग जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। साथ साथ एक मांग आपकी है कि पृथक विदर्भ सहित अन्य छोटे राज्य गठन। तो मैंने कल ही पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी कि छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा, राज्य पृथक निर्वाचन में उन्होंने लिखा है कि भाई जितना छोटा राज्य होगा उतना ही सरकार की पहुंच जो है अंतिम व्यक्ति तक होगी और उतना ही क्षेत्रों में विकास होगा। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, आप अन्य प्रदेशों से आए हो, उसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा। पूरे अगर हमारे उत्तर प्रदेश पे हमारा कब्जा हो जाता बहुजन समाज के लोगों का, तो 80 लोकसभा सीटें हैं, हमारे बगैर दिल्ली में कोई पत्ता भी नहीं हिला पाता, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो एक बहुत बड़ा सूबा है, तो हमने कल उसमें भी कहा है कि समय आ गया है कि उसको भी विभाजित किया जाए, 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए, जिससे छोटा प्रदेश बने और इधर तमाम लोगों को, उधर के लोगों को, पूर्व के लोगों को, पश्चिम के लोगों को भी, बुंदेलखंड के लोग, तमाम लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले, नई नौकरियां पैदा हों, सरकारी इंस्टीट्यूशन बने,
लोगों की ज़मीनों की कीमत बढ़े, लोगों को ज़मीन मिले, तमाम तरह जो भूमिहीन लोग हैं, ये जो संपत्ति जो भूमि जो लूट कर रखी है भूमाफिया ने, ये इनसे छीन के काशीराम साहब ने कहा तो जो ज़मीन सरकारी हमारी उनको बांटी जाए। और भी कई सारे आपके विषय हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ते का हो या रोजगार की गारंटी हो या किसानों के लिए MSP गारंटी हो, इन सब विषयों पर मैं आप देख रहे होंगे लगातार पार्लियामेंट में अपनी बात को मुखर कर रहा हूँ। और कई जगह मैंने एक बिल भी पेश किया है, मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं समझता था बहुत दिन पहले, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम अपने लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं और क्योंकि हमने उनकी ज़िंदगी जी है तो हमें ज़्यादा दर्द है अपने लोगों के लिए। हम इस बात को समझते हैं। 1.5 साल पहले मैंने गोरखपुर में PC करके कहा था कि भाई मैं समझता हूँ कि कुछ जातियों को अवसर उस तरह नहीं मिले क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी और उनको शैक्षिक स्तर पे भी बहुत सारे अवसर नहीं मिल रहे क्योंकि सरकार ने स्कूल इस तरह के नहीं खोले। तो मैंने मांग की थी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपने 15% रिजर्वेशन दिया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते, सरकार चाहते हर व्यक्ति आगे बढ़े तो अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था EWS में जैसे आपने 10% की व्यवस्था कराई बिना आंकड़े जुटाए और ये मान के कि सामान्य जाति के लोग उनके रिप्रेजेंटेशन का मैं अपने मत से जो है आपने दे दिया, तो 5% 15% से अतिरिक्त 5% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए कराई जाए। लेकिन हमारी मांग को नहीं सुना गया। इसका मतलब सरकार सुनना ही नहीं चाहती और करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही मैंने मोस्ट बैकवर्ड की जातियों के लिए भी मांग की थी कि 27% मिल रहा है, 15% उन जातियों को तो जिनका अवसर नहीं मिला, जिनका एक भी IAS IPS वकील जज नहीं बना है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी फैसले के साथ सरकार की नीयत को देखना पड़ेगा कि सरकार की नीयत क्या, कोर्ट की नीयत क्या। आप बताओ जितने लोग यहाँ बैठे, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारे बारे में ईमानदार से सोचा है? अगर सोचा होता तो इस देश में इतना बैकलॉग कैसे होता? सोचा होता इस देश में कास्ट एक्टिविटी कैसे होती? सोचा होता तो इस देश में NCRB का डाटा कहता है कि लाखों लोगों में महिलाओं पर रेप हत्या होती है, ये क्यों होती है? और सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से वो वहां से सारे फैसले आरक्षण को लेकर कभी भी आया वो हमारे खिलाफ ही आया, हमेशा हमारे खिलाफ आया। चाहे रिजर्वेशन की प्रमोशन का मामला हो या कोई भी आप आरक्षण पे देखो, जैसे मंडल कमीशन तब ला रहे तभी वो कहने लगे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो क्रिमिनल हो जाना चाहिए। 2013, 2005, 2018 के फैसलों में भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्रिमिनल रहना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आरक्षण का जो व्यवस्था है और उसकी जो व्यवस्था की गई थी जिसका आधार था सामाजिक पिछड़ापन, छुआछूत, शैक्षिक पिछड़ापन, अब वो उस आरक्षण को खत्म करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कितना है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत की गई है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे भाइयों को समझ आ जाएगा वो भी हमारी पीड़ा को समझेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तो लोग हंसने लगे और मजाक बनाने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम पे घर कहाँ हैं, हम पे दीवारें कहाँ हैं। तो बाबा साहब ने कहा था, मैंने संविधान में आपके हर तरक्की की व्यवस्था कर दी है, संविधान के आधार पर चलो। आज इस देश के संविधान कुचला जा रहा है। आज जब मैं बात कह रहा हूँ, हमने मांग की है, हमने निजी विधेयक पेश किया कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग हमने जो है पार्लियामेंट में उठाई, विधेयक पेश किया और सरकार से कहा कि इस विधेयक पर चर्चा कराए। और ये भी मुखौटे साफ होने चाहिए कि जो पार्टियां वहां बैठ के कहती है कि हम संविधान को बचाने आए हैं, हम संविधान के समर्थक हैं, उनके मुखौटे भी साफ होने चाहिए कि क्या वो SC ST OBC के लोगों के जब उनकी हकमारी होती है, उनको हिस्सेदारी मिलने की बात होती है, उनके साथ है या नहीं है। इसलिए कल भी मैंने सुप्रीम पार्लियामेंट में कहा कि बताओ सरकार और ये जो विपक्ष है, ये दोनों लोग अपना स्टैंड क्लियर करो कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इधर उसको आया उस पर आप लोग क्या सोचते हो। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं। मैं भले ही सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपके बीच का आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ और हमेशा इसी भूमिका में मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता रहूँगा। आसान है मेरे जैसे व्यक्ति को गाली दे देना, उस पर आरोप लगा देना, लेकिन ये सच है कि चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी जीना आसान नहीं। जब आपकी जान दांव पे लग जाए
और आपको ये नहीं पता हो कि कौन सी गोली कहाँ से आके आपका सीना छलनी कर देगा, तब लड़ाई लड़ने में जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने भी आदमी को सबकी निगाह से देखना पड़ता है, वो बहुत कठिन है, वो आसान ज़िंदगी नहीं है। तो मगर क्या करें, अब काम तो करना ही है, ज़िंदगी तो एक बार मिली है, बार बार तो नहीं मिलेगी। तो जितने भी दिन की ज़िंदगी है उसको लगाना है मिशन में कि आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों से प्रेरणा लेके आगे इस काम को आगे बढ़ाए, और जब तक इस देश में बहुजन राज स्थापित ना हो जाए, जब तक इस देश में महापुरुषों का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक इस देश में बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था ना हो जाए, जब तक इस देश में संविधान पूर्ण से लागू हो जाए, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ जितना सवाल मुझसे पूछेंगी इतना आपसे भी पूछेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। आने वाली पीढ़ियाँ किसी को माफ नहीं करेंगी, वो हर व्यक्ति से पूछेंगी जब अधिकार लूट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो ये तो जागरूक लोग हैं, सब लोग मीडिया के लोग हमारे जागरूक लोग हैं, तमाम लोग जो हमारे यहाँ खड़े हमारे साथी पुराने, आप लोग तो जागरूक लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये उम्मीद भी है आपसे कि आप इस लो को, ये जो क्रांति की लो आप लोगों ने जलाई है, इसको जिंदा रखेंगे, इसको चला के रखेंगे। हमने तो 16 हमारे साथी खड़े देखो यार, 16 महीने जेल काटी। अब कोई कह देता आराम से कि भाई ये तो अपने आप चले गए, जेल जाना आसान काम है, कि जाके देखो जिसको बंद करता है भाई, जाके देखो एक रात गुजार के पता लग जाएगा। हमने दिल्ली में तिहाड़ काटी, लाठियाँ खाई, राहुल भाई यहाँ खड़े पूछो, हमने लाठियाँ खाई। ये तमाम ये नशे दस्तक वाले लोग हैं। हमारी अब मेरी जो गैप था 7 उसका MM का, वो 14 का हो गया पढ़ के। ये भी नहीं पता कब रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की परवाह करूँ तो समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो पहले समाज की रीढ़ की हड्डी की चिंता, इसलिए अपने काम को जिम्मेदार कर रहे हैं। आपने मुझे सुना बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत धन्यवाद।